दोस्तों नमस्कार। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शंस लगाए गए वक्फ कानून जो नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, उसमें से 3 की हमने चर्चा करी। पहला ये कि वक्फ कौन कर सकता है, दूसरा ये कि जो वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन है, उसमें क्या बदलाव होगा, और तीसरा, अगर आपने वक्फ कर दिया तो जो परिवार के बाकी लोग हैं, उनके जो इनहेरिटेंस राइट है, उनका क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं चौथे मुद्दे को, उसका ये कि जो गवर्नमेंट लैंड है, उसको सरकार ने कहा है हम नॉन वक्फ डिक्लेयर करेंगे, मतलब वो वक्फ जमीन नहीं हो सकती अगर वो सरकारी जमीन है। इसको लेकर ऐतराज सबसे बड़ा ये था कि साहब, जब ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है, अब सरकार उसको क्यों छेड़खानी करना चाहती है। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन हो गया या वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि ये वक्फ की जमीन है, अब सरकार उसमें क्यों छेड़खानी करेगी। इस पे सरकार का ये कहना था, देखिए, वक्फ डिक्लेयर किसने किया? एक बोर्ड बना। बोर्ड ने अपने आप ही सू मोटो की जमीन देखी, उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। आपने एक कमिश्नर भेजा, उसने कहा हाँ जी ये वक्फ की जमीन है, आपने उसको रजिस्टर कर लिया। किसी ने आपको दान दी थी? नहीं दी थी। किसी से आपने पूछा? नहीं पूछा। सरकारी जमीन का मालिकाना हक किसका है? सरकार का। क्या सरकार ने आपको वक्फ डीड दी कि हम अपनी जमीन वक्फ करना चाह रहे हैं? ये भी नहीं है। तो फिर वो वक्फ की जमीन क्यों हो गई? ऑपोजिशन लोगों का ये कहना है कि भाई देखिए, जब वक्फ डिक्लेयर हो गई तो हो गई, वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। सरनेकार का ये नहीं चलेगा। ये एक्चुअली धोखाधड़ी है, क्योंकि जो लोग सरकारी जमीन पे कब्जा करना चाहते थे, सरकार की जमीनें अक्सर प्राइम लोकेशन में है, रेलवे स्टेशन के पास होगी, सेक्रेटरीट के पास होगी, कोर्ट्स के आसपास होगी, बहुत सारे एयरपोर्ट्स के आसपास होगी। तो जहां पे भी सरकारी संस्था बनती है वो जमीन प्राइम हो जाती है। अब आपने उस प्राइम जमीन को कब्जा करना है तो आपने उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। और वो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होने से क्या हुआ? अब आप कहते हो जी अब इसमें सरकार का अधिकार नहीं हुआ, अब ये वक्फ की हो गई। अब वक्फ ने किसको किराए पे दी, किसने धांधली करी, इसके इन्वेस्टिगेशन में, इसके लिटिगेशंस में सालों लग जाएंगे। और अल्टीमेटली वो जमीन सबको पता है कि वो सरकारी है। इसी तरह से गांव में चरावाह की जमीन है, जो फार्म लैंड या ग्रेजिंग लैंड जिसको बोलते हैं, अब पंचायत की जमीन है, गांव से थोड़ी दूर है, सैकड़ों एकड़ जमीनें पड़ी हैं, आपने उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। तो ये सब जो है जनता की जमीनों को कब्जाने का तरीका है। और ये बार बार ऐसा आया है कि सरकारी जमीनों को कब्जाया गया है। इसी तरह से बहुत सारे स्कूल हैं, एएसआई की प्रॉपर्टीज हैं, पुराने किले हैं, मंदिर है, किसी को भी आपने वक्फ डिक्लेयर कर दिया। क्या यह इस देश में चल सकता है? तो इसीलिए सरकार ने कहा कि ये सरकार का अधिकार है कि हम जमीन के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है। जो सरकारी जमीन है वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो नेशनल एसेट है। और नेशनल एसेट को इस तरह के अनधिकृत कब्जों से बचाना और उसको राष्ट्र के उपयोग में लाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम वही कर रहे हैं। और जहां तक बात है वक्फ डिक्लेयर करने का, तो वक्फ जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, ये अपने आप में वक्फ बाय यूजर, वक्फ प्रॉपर्टी बना बना के इन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है, जो गैर कानूनी है, कानूनी रूप से भी गैर कानूनी है। इसीलिए अगर मान लीजिए सरकार ने किसी जमीन को गैर वक्फ घोषित किया या कहा कि ये सरकारी जमीन है, और आपको लगता है कि ये वास्तव में वक्फ की जमीन है, तो आप कोर्ट चले जाइए ना। हमने तो इसमें हाई कोर्ट का प्रोविजन किया है। आप अपने एविडेंस लेके हाई कोर्ट में चले जाइए कि ये वक्फ की जमीन थी, सरकार ने इसको वापस ले ली, अब ये गलत है। अब जो फैसला कोर्ट का होगा वो सबको मान्य होगा। तो इसमें सरकार ने गलत क्या किया? ये था चौथा मुद्दा। पांचवा, डिसरिगार्ड फॉर नेचुरल जस्टिस एंड ट्रिब्यूनल पावर। इन्होंने ये कहा कि सब सरकारी जमीन है, आपने कलेक्टर को उसका मालिकाना हक दे दिया कि भाई कलेक्टर डिसाइड करेगा। सर, जो कलेक्टर है वो सरकार की तरफ से नुमाइंदा होता है, सरकार का कर्मचारी होता है, वो तो अपने ही कर्मचारी जो है वो अपनी ही सरकार के फेवर में जजमेंट देगा। ये आर्ग्यूमेंट लोगों ने लिया कोर्ट में। सरकार का ये कहना था कि भाई जितने ट्रिब्यूनल हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो एनवायरमेंट के हैं, चाहे वो टैक्सेशन के हैं, या किसी भी मुद्दे पे है, वहां तो है तो सारे सरकारी कर्मचारी।
क्या वो सारे फैसले हमेशा सरकार के फेवर में होते हैं या तथ्यों के आधार पर होते हैं? ये बात हमें समझनी होगी। अब इस स्थिति के अंदर उन्होंने कहा नहीं साहब, जो सरकारी कलेक्टर है वो जो है वो उत्तराधिकारी या सरकार की तरफ से नुमाइंदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही सरकार की प्रॉपर्टी को, जिसको आप कह सकते हो कि सरकारी संपदा का जो निर्णय है, मैनेजमेंट है, वो कलेक्टर के हाथ में है। अब यहाँ पे कलेक्टर ही खुद निर्णय ले रहा है, तो ये भी जिसको आप कह सकते हैं कि अपने ही मुद्दे में, अपने ही केस के अंदर आप खुद ही जज हो गए, आप खुद ही डॉक्यूमेंट दे रहे हो और खुद ही निर्णय ले रहे हो। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की स्थिति यही थी कि वक्फ बोर्ड में अगर किसी जमीन को आपने कहा ये वक्फ की जमीन है, तो कमिश्नरेट कौन अपॉइंट करता था? सर्वे कमिश्नर, वक्फ बोर्ड। ट्रिब्यूनल में कौन होता था? वही मुस्लिम लोग। तो आप उस समय जब कर रहे थे तो सब ठीक था, अब सरकार ने किया तो गलत। लेकिन जो सरकार का कर्मचारी वो कानूनों से चलता है, उसको एविडेंस देख के बात करनी है, और अगर कुछ गलत है तो आप कोर्ट चले जाइए, ये प्रावधान है। लेकिन ट्रिब्यूनल में ऐसा प्रावधान नहीं था कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आप पुराना कानून देखेंगे दोस्तों, उसमें था कि अगर एक बार ट्रिब्यूनल ने डिसीजन ले लिया, आप उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। और ये कहते हैं कि आपने ट्रिब्यूनल की पावर घटा दी। अब एक मैं आपको इंटरेस्टिंग एविडेंस यहां देता हूं। जब किसान आंदोलन हुआ था, तब उस समय ये कहा गया था इन्हीं लोगों के द्वारा कि जो किसान का अगर विवाद होता है कि अपनी फसल को लेकर, आप कहते हो वो कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के पास जाए, आपने उसको कोर्ट जाने से क्यों रोका? किसान को कोर्ट जाने का हक होना चाहिए। सरकार का ये कहना था कि कोर्ट एक लंबी प्रक्रिया है, शायद किसान वो खर्चे नहीं उठा पाएगा, इसलिए हम चाहते हैं मजिस्ट्रेट या कलेक्ट्रेट के लेवल पे ही आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के मामले में एक मामला खत्म हो जाए और किसान को उसका पैसा मिल जाए। लोगों ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, किसान को कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे वही लोग कहते हैं कि ट्रिब्यूनल का जो मुद्दा है वो ट्रिब्यूनल तक सीमित होना चाहिए, आपने इसको कोर्ट जाने की इजाजत क्यों दी? कानून में कोर्ट को आप क्यों ले आए? इसका मतलब ये दोहरी नीति सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो इस पे सरकार ने कहा कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो सारे ट्रिब्यूनल अगर सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी जो एग्जाम पास करके आती है वो भी तो सरकारी एग्जाम पास करती है। तो आप कह देंगे जितना लोअर जुडिशरी में काम हो रहा है वो सरकार के हिसाब से हो रहा है। हाई कोर्ट में जो भी मैनेजमेंट है, तनख्वाहें, वो तो सरकार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो तनख्वाहें आ रही हैं वो भी सरकार दे रही है। तो क्या सारे जजेस सरकार के हिसाब से काम करेंगे? ये बात हमें समझनी होगी। तो सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक बात है जमीन की, ये बहुत सीधी सी बात है कि कोई भी जमीन अगर डिस्प्यूटेड है उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी है। और संविधान भी अगर आप देखें कि जो आर्टिकल 39B है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकारी जमीनों की देखरेख करे, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, देश हित की प्रॉपर्टी है। तो हम तो वही कर रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है। अब देखते हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार आते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो मुद्दा उठा वो ये था कि जो अभी प्रोटेक्टेड साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पुरातात्विक संपदा है, आपने उसको वक्फ से बाहर निकाल दिया। इनका ये कहना था कि साहब बहुत सारे ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो एएसआई के अंदर प्रोटेक्टेड है, लेकिन वहां पे वो हिंदू संस्थानों के पास है, तो आप मुस्लिम संस्थानों को वहां से क्यों बेदखल कर रहे हो? इस पे सरकार का ये कहना था, देखिए जितनी भी एएसआई प्रॉपर्टीज है, एएसआई ने खुद आके ये ज्वाइंट जेपीसी को कहा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ना तो हम उन साइट की मेंटेनेंस कर पा रहे हैं, ना उनका हम रख रखाव कर पा रहे हैं। इससे वो जो साइट्स हैं वो खराब हो रही हैं। बहुत सी साइट्स जिनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वहां पे तोड़फोड़ किया जा रहा है, उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उनको ध्वस्त किया जा रहा है और वहां पे नई इमारत खड़ी की जा रही है। तो अब उसका एएसआई का सिग्निफिकेंस तो खत्म हो गया, अब वो साइट का आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो गया जब आपने उसको तोड़ दिया। अब जैसे आप ज्ञानवापी मस्जिद को देखिए, वहां पे हिंदू मंदिर को तोड़ के अगर आप उस पर मस्जिद बनाते हैं और जो दीवारें अभी दिख रही हैं उसको भी कल को आप सीमेंट कर देते हैं चारों तरफ से, तो कौन कहेगा कि यहाँ मंदिर था? और अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी है और आप उसमें एएसआई को मेंटेनेंस करने नहीं देंगे, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका आप कैरेक्टर और एग्जिस्टेंस ही मिटा देंगे। तो क्या ये राष्ट्र हित में होगा? क्या ये सामाजिक हित में होगा?
हम अपनी आर्कियोलॉजिकल संपदा को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या व्यू लेता है। लेकिन सीधी सी बात है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो राष्ट्र की गौरवपूर्ण संपदा हो सकती है, आप उससे छेड़खानी नहीं कर सकते। इसीलिए एएसआई का गठन किया गया और सरकार वही कर रही है। इसके अलावा एक मुद्दा और आता है। सरकार ने यह कहा कि ट्राइबल लैंड्स कैन नॉट बी वक्फ प्रॉपर्टीज, क्योंकि भारत सरकार का कानून यह बोलता है कि अगर ट्राइबल लैंड है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे कानूनों में लिखा हुआ है कि ट्राइबल लैंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड विदाउट परमिशन। अगर आप ये कह रहे हो कि शेड्यूल्ड ट्राइब की लैंड है और आपने उसको वक्फ डिक्लेयर कर लिया, तो ये कैसे होगा? उन्होंने कहा कि जी अगर कोई ट्राइब है जो मुस्लिम बन जाता है या मुस्लिम इस्लाम को प्रैक्टिस करता है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो ट्राइब है तो वो ट्राइब है। धर्म वो कोई भी अपनाए, वो क्रिश्चियनिटी अपनाए, इस्लाम अपनाए, हिंदुइज्म अपनाए, बौद्धिज्म अपनाए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर वो ट्राइबल लैंड है, उसकी परमिशन मैंडेटरी है, ये कानून है। अगर अब आप ये बोलते हो कि साहब ये चीजें हम वक्त में डिक्लेयर कर देते हैं और बाकी कानून निरस्त हो जाए, तो क्या जो ट्राइबल लैंड के लिए कानून बना है भारत सरकार के संविधान में शेड्यूल 5 और 6 के अंदर, जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल लैंड्स, आप उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, तब क्या होगा? तो अगर हम वक्फ के हिसाब से चलेंगे तो हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये मुद्दा सरकार ने उठाया कि हम तो वही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्राइबल लैंड वक्फ बोर्ड एक्वायर करता जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है और हमें उस पर रोक लगानी है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि ट्राइबल लैंड इस तरह से एनक्रोच नहीं हो सकती। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? ये था 7वां मुद्दा। उम्मीद है दोस्तों पहले 3 और इस बार 7 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए तीसरे वीडियो का इंतजार करिए, जिसमें मैं बाकी 3 मुद्दे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आ रही होगी और इस मुद्दे पे 5 मई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब हम देखेंगे कि मुद्दा क्या है और सुप्रीम कोर्ट इनको कैसे नजर से देखता है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, 3 और मुद्दों पे चर्चा होगी और देखते हैं कि ये पूरा वक्फ का मुद्दा जो है, जो ऑब्जेक्शंस है वो क्या है और सरकार की दलीलें क्या है। इंतजार करिए अगले वीडियो का, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।